अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हुस्न आरा एहसासात जज्बात में गुंधी एक खूबसूरत लड़की थी जिसके ख्वाब बहुत ऊंचे ना सही लेकिन मोहब्बत से सिंचे हुए ज़रूर थे। एक मोहब्बत भरे दिल की मालिका, बेइंतहा हसीन। बस माँ बाप कुछ इतने सादा थे कि उसे भी अपने हुस्न पे कभी घुमंड ना हुआ। मीठे पानी की नदी की तरह उसकी ज़ात में ठहराव और ठंडक थी और दिल की एक ख्वाहिश भी थी कि उसका हमसफ़र भी उसके जैसा मोहब्बत करने वाला हो। वो हंसे तो हमसफ़र भी तरंग में हंसता जाए, वो मुस्कुराए तो ज़िंदगी दिलकश बना दे। मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा निकला। हम मिजाज शरीके सफ़र का ख्वाब पलकों पे ही धरा रह गया। बड़ी बड़ी गजाल आंखों वाली हुस्न आरा का घूंघट उठाने के बाद मोइज़ उस्मानी ने पहले ही दिन उसे बावर करा दिया। औरत उसकी कमज़ोरी नहीं, इसलिए उसे मुतासिर करने के हथकंडे इस्तेमाल ना किए जाएं। वो औरत के आंसुओं की शक्ल में हो, हुस्न आराइश के लिबादे में हो, सत्ती सावित्री का कोई बहरूप हो या वज़ाइफ का जाल, अदाओं का कमाल। मोइज़ उस्मानी एक ठोस दिलो दिमाग रखने वाला मर्द है जिन पर किसी भी किस्म का जादू असर नहीं कर सकता। हुस्न आरा आंखें फाड़े से देखी गई जो किस कदर सफाकी और फख्र से पहली ही रात अपने राज उस पर आश्कार कर रहा था, जो इस वक्त अभी बस चंद घंटों की दुल्हन थी। और उस वक्त वो अपना सारा दुल्हनापा भूल कर अपने शोहर के लफ्ज़ों की तलखी में खोने लगी। एक मासूम और सादा दिल शीशे की तरह टूट गया था। पहली मुलाकात का कुछ तो भरम रहने देते। जब इतना ही तनतना और अपनी ज़ात पे इतना ही गरूर था, शादी करने की ज़रूरत क्या थी? जुबान से ना कह सकी, बस सर झुका के रह गई। मैंने अपनी ज़ात को हमेशा इग्नोर किया है और अपने बहन भाई को पाँव पे खड़ा किया। 3 छोटी बहनों की शादियां कराईं, 2 भाइयों के तालीमी सिलसिले, घर के इखराजात, मैं वाहिद कफील था। बाप के जाने के बाद माँ के हाथ से सिलाई मशीन छुड़वा कर अपनी तालीम अधूरी रखी। इस घर का सतून बन गया। इतनी मुश्किलात और कठिन जिंदगी ने मुझे एक मजबूत किस्म के मर्द के रूप में ढाल दिया है। शादी तो मुझे बहरहाल करनी ही थी क्योंकि ये मेरी माँ और बहन भाइयों की ख्वाहिश भी थी, वगरना शायद मैं इसके लिए कभी भी तैयार न होता। पै दर पै उसके तमाम ख्वाब चकनाचूर करता कैसे सफाकी से बोल रहा था। कोई और लड़की होती तो अब तक इन साफ सुथरी मगर तल्ख बातों के जवाब में जुबान खोल चुकी होती या अपने सपनों में भरे मान के टूटने का बदला घर वालों को बताकर ले चुकी होती। लेकिन वो शिकायत करती तो किससे? माँ बाप थे नहीं। भैया भाभी से कभी भी अपनी आरजुओं के नाकाम होने की कहानी सुनाकर वो अपने मेके को मजीद मसाइल में नहीं डाल सकती थी। चुनाचे इस गम को उसने अपने अंदर ही उतार लिया। सर झुकाए चुपचाप इस अनोखी रात के तिलिस्म को टूटता हुए देखे गई। हाँ, अपने घर वालों की पसंद को मुझे दाद देनी पड़ेगी। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। बिलाखिर उस पत्थर दिल ने भले उसके हुस्न की शान में ही सही एक आध अच्छा लफ्ज़ तो कह ही दिया था, मगर फिर भी हुस्न की चकाचौंध तो 2-3 दिन में मान पड़ जाती है। असल शख्सियत तो इंसान के अंदर की होती है। वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि हुस्न आरा अपने नाम की तरह दिल के भी हंसी हैं कि नहीं। कैसे मुतकब्बर हैं आप। आज के दिन भी आपके पास इतनी कड़वी बातें थी। दुनिया में मेरा एहतसाब आपने पहले ही दिन कर दिया मोइज़ उस्मानी। वो सर झुकाए सोचती रह गई। मोइज़ उस्मानी ने बहुत संजीदगी के साथ उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था और उसके तमाम ख्वाबों को मिट्टी में मिलाकर वो गहरी नींद सो गया। उसके चेहरे पे बरसों की मेहनत बर्फ़ की तरह मुंजमद थी। अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों के मुतालिक जो कुछ उसने अभी कुछ देर पहले कहा था, सोते हुए उसके चेहरे पे वाज़ेह तहरीर था। कुछ भी बेजाना था। सख्त पथरीले हाथ अलल एनान कहते थे कि उन्होंने आसानियाँ नहीं देखी। कम उम्री में बाप की मोहब्बत से महरूम हो जाने ने जहाँ उसे मोहब्बत से दस्तबरदार किया, वहीं दुगनी जिम्मेदारियों का बोझ भी उस पर डाल दिया और उसने ये सब सोबतें उठाते उठाते जैसे अपने दिल को पत्थर का कर लिया था। मगर हुस्न आरा को किस जुर्म की सज़ा मिली? काश अल्लाह ताला जोड़ियाँ बनाते हुए एक मिजाज के लोगों की ही जोड़ी बना दिया करे, वरना ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। सोचते सोचते आहिस्ता आहिस्ता जड़ाओ, कंगन, सुर्ख चूड़ियाँ सब उतारने लगी। ऐसे ही ड्रेसिंग टेबल पर धर कर पलंग की पूछ से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। सोचो कि कितने ही दरवाह हो गए। अम्मा तो इतनी हसीन बहू के मिलने पर सदके वारी जा रही थी। इसके माँ बाप नहीं तो क्या हुआ? मैं इसे किसी मोहब्बत की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अम्मा ने भाभी की सूरत गोहरे नायाब दरियाफ्त किया है।
छोटा देवर बहुत जिंदा दिल था और भाभी की तारीफ में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। मोइस की बहनें भी जब मैके आती तो भाभी भाभी की गर्दान किए जाती। यही मोहब्बतें इतनी कीमती थी कि उसका दिल मुकम्मल तौर पे इन सब से उचाट ना हो पाया। घर के सभी अफराद को उससे बहुत तवक्कुआत थी। उससे अपने ताल्लुक पे सबकी आंखों में एक फख्र पिन्हा था। लेकिन एक वही शख्स जिसके ताल्लुक से वो यहाँ आई थी, उसकी सारी उम्मीदें तोड़े जाता। उसी के साथ छोटे बड़े सपने बुनने की ख्वाहिश दिल में लेके वो यहाँ आई थी, वरना उसे पता ही क्या था कि वो ब्याह कर अपने बिल्कुल सामने वाले घर में जाएगी। जाने कब से अम्मा ने उसे ताड़ रखा था। हालांकि इंटर के बाद वो कभी दरवाजे तक भी नहीं निकली थी। भैया के माली हालात के पेश नज़र उसने अपनी तालीम भी अधूरी छोड़ दी। मैट्रिक तक ही अम्मी का साथ रहा। इससे कबल अब्बा दागे मुफारत देकर चले गए थे, लेकिन अब्बा और अम्मी के इस मुख्तसर से साथ ने उन दोनों बहन भाइयों की शख्सियत में मज़ीद संजीदगी और सुलझाव पैदा कर दिया। शायद ज़िंदगी का यही करीना उसकी सास को भा गया था कि उनकी दहलीज पे उसका रिश्ता लिए पहुंच गई, जहां बहुत सा कीमती सामान था, ना दमकती गाड़ियां मगर हयात थी। बहुत बड़े बड़े फानूस और महंगे सोफे न थे, मगर भैया की सादा दिली और सादा गुफ्तारी ने उन सब का दिल मोह लिया था। सबसे बढ़कर गुदड़ी में लाल की तरह जगमग करती हुस्नारा की खूबसूरती और हया पर तो वो यूं मर मिटी कि उनकी तरफ से हाँ सुने बगैर ही हुस्नारा के हाथ में पैसे थमाए। भैया भाभी को बावर करा दिया, ये मेरे घर का हीरा है। भैया तो मोइज़ उस्मानी को जानते ही थे कि नाक की सीध में अपने काम और घर का रुख करने वाला ये शख्स किस कदर शरीफ है। पूरा मोहल्ला उसकी शराफत ईमानदारी की मिसालें दिया करता था। इसीलिए वो भी खामोश हो गए और चट मंगनी पट ब्याह की तरह शादी की तारीख पक्की हो गई। सादा लोग थे, सादगी से ही शादी हो गई। भैया को भला क्या खबर थी कि उसने बरसों से अपने दिल में कितने ख्वाब पाल रखे थे और कैसी बंजर ज़मीन पर उसने जा पाँव रखा। मोइज़ उसके साथ यूं रहता जैसे कोई बस लम्हाती सा ताल्लुक हो उससे। अलबत्ता अपने माँ भाइयों के साथ ही उठता बैठता। सियासत, स्पोर्ट्स, महंगाई, लोड शेडिंग, हर किस्म की बातें उन्हीं से ज़ेरे बहस लाता। हुस्नारा का भी दिल चाहता कि कमरे में आके वो उससे छोटी छोटी बातें करे। उसका कमरा भी शोहर के और उसकी आवाज़ों से गूंजे। उनके कहके इस कमरे की जगमग को और बढ़ा दे। जैसे भाभी और भैया के कमरे से आती हंसी की आवाज़ों से उसके कानों को बड़ा सुकून मिलता था। इतनी सफ़ेद पोशी में भी दिल मोहब्बत से खाली नहीं थे उसके घर वालों के। शाम को काम से वापसी पर भैया हाथ में खाने पीने को कुछ न कुछ ज़रूर लेकर दाखिल होते। आते ही भाभी को और हुस्नारा को आवाज़ देते। हुस्नारा को बर्गर पसंद थे, भाभी को कबाब पूरी, तो बारी बारी दोनों की ख्वाहिशें पूरी करते। कभी फल, कभी आइसक्रीम। कितनी शिद्दत से वो भैया का इंतज़ार करती। बात खाने पीने की चीज़ों की नहीं थी। घर दाखिल होते ही भैया की उनके लिए गर्म जोशी और मोहब्बत से घर जैसे जगमग करने लगता। भाभी आंखों में मोहब्बत के दीप जलाए अपने खुशमिजाज शरीके सफ़र का शिद्दत से इंतज़ार करती। यहाँ वो किसके लिए उम्मीदों और चाहतों के दीप रोशन करती, जिसने पहली ही रात उसके तमाम ख्वाबों को मलिया मेट कर दिया था। सो शादी के कुछ दिन बाद ही उसने सादा रहना शुरू कर दिया। तैयार होती भी तो किस लिए? थकन का एहसास उसे हर दम बेचैन रखता। ख्वाबों के टूटने की थकन भी अजीब होती है, जो जिस्म को नहीं रूह को बेचैन रखती है। अलबत्ता मोइज़ उतनी ही पुरसकून नींद सोता। सारा दिन की थका देने वाली मसरूफियात के बावजूद भी जब वो अपने खामोश बेडरूम में कदम रखती और अपने गुमसुम शोहर को देखती तो अक्सर उलझ जाती कि शायद सब शोहर ऐसे ही होते होंगे जैसे मोइज़ हैं। मगर अपने भैया के बारे में तो वो गारंटी से कह सकती थी। बहुत हंसमुख, बातें करने वाले और मिलनसार इंसान थे और अपनी बीवी के लिए तो वो एक महबूब शोहर भी थे। मोइज़ की इसी सख्त तबीयत से उलझते उलझते अभी साल ही गुजरा था कि नन्हा सफ़ीज़ दुनिया में आ गया। तन्हाइयों का थोड़ा मदावा हुआ, अपने काम काफ़ी हद तक भूल गई। सारा दिन सफ़ी के छोटे बड़े कामों में गुजर जाता। हाँ, रात को सफ़ी का बेवक्त रोना मोइज़ को बहुत बुरा लगता। यार थोड़ी देर बाहर ले जाओ, इसे टहलाओ, कुछ खाने को दो। मेरी नींद पूरी नहीं होती तो पूरा दिन बोझल गुजरता है। नींद की कमी मोइज़ साहब को ही थी, उसे क्या ज़रूरत थी सोने की। औलाद तो सिर्फ हुस्नारा की जो थी। वो चुपचाप नन्हे सफ़ी को गोद में उठाकर बाहर आ जाती। ऐसे में उसकी हमदर्द सास उसका बड़ा साथ देती। अपनी गंठिया की बीमारी को भी पसे पुश डालकर आगे बढ़ती। तुम थोड़ी देर सो जाओ बहू, इसे मैं बहला लेती हूँ। नहीं, आप आराम करें अम्मा, ये बहल जाएगा तो मैं भी सो जाऊँगी। वो ने इनकार करती तो भी बेचैन होकर कितनी ही देर उसकी नींद से बोझल आंखों और थके थके वजूद को देखती रहती। चलो ये भी गनीमत था कि अब वो तन्हा लामत ना ही सोचों में गिरफ्तार नहीं हुआ करती थी।
سیفی کے بعد رمل کی آمد نے کام اور بس کام میں اسے مصروف کر دیا۔ سارا دن اس کے کام کے تھکے ماندے جسم کو دیکھ کر معیز عثمانی کی بے حسی میں تھوڑا بھی فرق نہ پڑتا، کبھی بھی نہ چونکتے، بھولے سے نہ کہتے کچھ دیر آرام کر لیا کرو حسنارا۔ چاہے کتنی ہی رات تک وہ گھر کے کام نمٹا کر بیڈ روم میں آتی، گھنٹوں کچن میں گزار کر یا بچوں کی مصروفیات میں جان بار کے آتی، کبھی بھی معیز کی زبان میں اس کے لیے ایک بھی لفظ احساس کا نہ ہوتا۔ ان جملوں کے اس کے کان ترس گئے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وقت کے ساتھ ساتھ عورت کے دل سے چاہے جانے کی چاہت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ جانے کیوں حسنارا کو یہ لگتا، گزرتے ماہ و سال کی رفاقت عورت کے دل میں اظہار محبت اور اقرار محبت کی خواہش بڑھاتی جاتی ہے اور زندگی کی کٹھنائیوں میں اسے ایک مہرباں اور محبوب ہمسفر کی رفاقت ڈھال لگتی ہے۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے، اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے، اور اس کا ہمسفر تو محبت کا اظہار کرنے کا جیسے قائل ہی نہ تھا۔ اور پھر دونوں بچوں کی پیدائش سے پہلے کا مشکل وقت بھی اس نے اکیلے ہی کاٹا۔ اسے آج تک یاد تھا جب بھابھی پہ یہ وقت آیا تھا تو بھیا بھابھی کا کتنا خیال رکھتے تھے، انہیں خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتے، اسی لیے بھابھی بھی محبت کی خمیری میں گندھی گئی تھی۔ یہاں تو بے حسی دیکھ دیکھ کر حسنارا کو بعض اوقات لگتا وہ پتھر کی سخت مورت میں ڈھلنا شروع ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی معیز کی یہ سرد مزاجی سخت دل اس کے لیے سہنی اتنی مشکل ہو جاتی کہ دل چاہتا بچوں کو لے کے کچھ دنوں کے لیے اس سے بہت دور چلی جائے، جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہ پائے، کچھ عرصہ آرام کرے، اپنے شکستہ وجود بوجھل دماغ کو ہلکا کرے۔ لیکن یہ سب کچھ ماں کے گھر ہی ممکن ہو سکتا ہے، بھیا بھابھی کے سر بوجھ بننا اسے گوارا نہ تھا، اور ویسے بھی سامنے گھر ہونے کی صورت میں کبھی چلی بھی جاتی تو دوسرے ہی ٹائم دیور پہنچا ہوتا، ہنستے کھیلتے دونوں بچوں کے ساتھ خوب چہکتا اور ساتھ میں اپنی فریاد بھی بیان کر دیتا، چلیے بھابھی میرے کچھ دوست آنے والے ہیں، انہیں آپ ہی کے ہاتھ کی چائے چاہیے، یا پھر چلیں بھیا آنے والے ہیں، مجھے بھی بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، کھانا نکال دیں۔ چھوٹے دیوروں کو وہ بھائیوں کی طرح ہی محبت کرتی تھی اور ان کی محبت اور چاؤ کے سامنے چپ ہو جاتی، کبھی یہ بھی نہ پوچھ پاتی کہ اگر میرا میکا دور ہوتا تو تم لوگ کیا کرتے اور تمہارے بھیا کس طرح کھانا نکالتے، کیونکہ کھانے کے آگے تو انہیں کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ کام پہ جاتے ہوئے سلیقے سے استری شدہ کپڑے چاہیے، چمکدار جوتے موزے، سب آنکھوں کے سامنے ہو، کوئی چیز ڈھونڈنی نہ پڑے ان کو، اور اس کے بعد نیند آنے تک اماں سے باتوں کا ان کا لامتناہی سلسلہ۔ حسنارا کی حیثیت تو کچھ بھی نہیں تھی، بچے کس طرح پرورش پا رہے تھے اس پہ بھی انہوں نے کبھی غور و فکر نہ کیا، اور وہ گھر میں ایک خاموش ملازمہ کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ ملازمہ کو تو پھر بھی محنت کے کچھ پیسے مل جائیں تو اس کی تھکن اتر جایا کرتی ہے، حسنارا کا دل تو بس یہ چاہتا کسی دن معیز اسے محبت کا توجہ کا کوئی ایک لفظ بول دے تاکہ اس کی بھی زندگی بھر کی تھکن اتر جائے، اور خود کو روکتے روکتے بھی ایک دن معیز کو کہہ بیٹھی، میرا کبھی کبھی دل چاہتا ہے۔ کیا دل چاہتا ہے؟ وہ بھی کچھ حیرانی سے متوجہ ہوئے کہ کہیں دور گھومنے چلی جاؤں، اکتاہٹ سی ہونے لگتی ہے ایک ہی روٹین سے، کاش میرا میکا دور ہوتا۔ جواباً اس نے یوں دیکھا جیسے اس نے کسی لطیفے کی پھول جڑی چھوڑ دی ہو، کہکا بھی چھوٹ پڑا، وہ کہکا جو کبھی بھی حسنارا کے دل کا بوجھ کم کرنے کے لیے بلند نہ ہو سکا، اور پھر جب بولا تو لفظوں کا وہی پتھراؤ جو حسنارا کو زخم زخم کر دیتا۔ میکا دور کا کیا مطلب ہے؟ تم ایسا کرو سال بھر کے لیے سامنے چلی جاؤ، میں تمہیں نہیں بلاؤں گا، جب تمہارا دل چاہے 1-2 مہینوں کے بعد آ جانا، میں واقعی تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ اللہ جانے وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا یا اپنے دل کی بے حسی کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، واقعی کیا معیز عثمانی کو اس کی ضرورت نہیں تھی؟ دیکھ کیا رہی ہو؟ یقین نہیں آ رہا کیا؟ اچھا شاید گھر والوں کی طرف سے تمہیں تھوڑا پریشانی کا سامنا ہے، میں انہیں بھی منع کر دوں گا، تمہیں آرام کرنے دیا جائے اور کوئی تمہیں ڈسٹرب کرنے ادھر نہ جائے۔ انداز میں ایسا غرور اور فخر تھا، اور وہ دل میں سوچ کے رہ گئی، واہ رے میرے پتھر دل شریک حیات، تمہیں کیا پتا ہو ڈسٹربنس اور ریسٹ کا مطلب؟ تمہاری زندگی میں تو بس خانہ پوری کی طرح مجھے شامل کر دیا گیا، اللہ کسی دشمن کو بھی تمہارے جیسا شریک سفر نہ دے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگتی، کاش ایک دفعہ یہی کہہ دیتا، تم چلی جاؤ گی تو میں کیسے جیوں گا، کاش یہ الفاظ جھوٹے ہی صحیح ایک بار تو اسے کہہ دیتا، یوں اکیلا نہ چھوڑتا اسے، کاش وہ یہ بول دیتا کہ تمہارے اور بچوں کے بنا اب میں ادھورا ہوں۔ یہ جملے تو خیر سماعت میں رس نہ گھول سکے، اس کی ذات معتبر نہ ہو سکی، ہاں یہ کاش ضرور دل کی گہرائیوں سے نکلی کہ کاش معیز عثمانی جیسا ہم سفر مجھے نہ ملا ہوتا،
मेरा हमसफ़र भले खूबसूरत ना होता मगर खूबसूरत दिल का मालिक होता, जो अपनी मोहब्बत का ताज मेरे सर पे सजाता और उसकी सफ़ेद पोशी में भी मैं उसके दिल की राजधानी की मालिका होती। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की, कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए और शब में बारहा उठे, ज़मीं को खोद कर देखे कि पौधा अब कहाँ तक है। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की हूँ है कि ये इकरार के लफ्ज़ों को सुनने से नहीं थकती। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, इसे बस एक ही धुन है। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर चुपके से निकल आए तो उसने पास लेटे संग दिल शख्स की तरफ देखा, जो सफ़ी और अमल के साथ ही सो चुका था। और फिर बहुत सारे दिन पर लगा के गुजरने लगे। दिल में मोहब्बत और चाहे जाने की चाहत को उसने थपक थपक के सुलाने की कोशिश की। इस बार बहार की आमद ने भैया की प्रमोशन की खुशखबरी सुनाई, साथ उन्हें कंपनी की तरफ से अच्छा घर भी मिल गया। उन्होंने जाने की तैयारी पकड़ ली। कराची के एक कोने से दूसरे कोने में जाने की उन्होंने ठान ली। इस खबर पे हुस्नारा उदास हो गई, दिल की अजीब कैफियत हो गई। भाभी आप कितनी खुश दिखाई दे रही हैं, उसने नाम आंखों से कहा। हाँ खुश क्यों ना हूँ भाई, तुम्हारे भैया की प्रमोशन हुई है, हमारे हालात बदलेंगे। सबसे बढ़कर एक और बात है जिसकी समझ अभी तुम्हें नहीं आएगी, वहाँ जाकर सेटल होने दो फिर बताऊंगी। तुम रोना नहीं। अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए भाभी ने। मेके के नाम पर आप दोनों ही मेरा सब कुछ है। उनके हाथ थाम के हुस्नारा रोने लगी। हुस्नारा, अगर तुम्हारी शादी ही उस इलाके में होती जहाँ हम अभी सेटल होने जा रहे हैं तो तुम क्या करती? क्या मेका ख़त्म हो जाता है पागल? हम तो इस मेके को मजबूत करने इतनी दूर जा रहे हैं, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वो वाकई नहीं समझी थी और भाभी उसे ढेरों तसलियाँ देती चली गई। अब दिन रात वो खिड़की के सामने खड़ी सामने वाले खाली घर को देखा करती। एक हुक सी दिल में उठती और इसी दौरान छोटे देवर के लिए लड़की तलाश करने की नौबत आ गई। वो दिल से आने वाली के लिए दुआ गो होती कि मुनीब के जज्बात मोइस जैसे ना हो, बंजर और वीरान। खैर मुनीब वैसे भी हंसने हंसाने वाला लड़का था, उसकी तरफ से ऐसी तवक्कुआत न थी। भाभी भी सेटल हो गई और एक रोज़ भैया का फ़ोन आ गया। वो दोनों उसे लेने आने वाले थे। भैया मैं कैसे आ सकती हूँ? उसे हैरत हुई। क्यों, मैं पाबंदी लगा कर आया था क्या तुम पर कि तुम वहाँ से यहाँ नहीं आओगी? मुनीब की शादी तो नहीं ना हो रही अभी? नहीं भैया, अभी तो लड़की की तलाश जारी है। अब वो उन्हें क्या बताती कि शादी के 10 साल उसने ऐसे यहाँ ससुराल में गुजारे, कहीं आना जाना नसीब ना हुआ, बस शादी ब्याह या किसी और तकरीब में वक्ती तौर पे शिरकत कर ली, घर वापस आ गए। कहीं कुछ मुद्दत के लिए जाकर रुकना नसीब ही ना हुआ जिसकी उसे सदा से चाहती। अब यूं अचानक 10 साल बाद कहीं जाकर रुकने का ख्याल बहुत ही अनोखा लग रहा था। फिर क्या मसला है मोइस की तरफ से? काश कि ऐसा होता। दिल से एक सर्द आह निकली। जिस शख्स ने पहले ही दिन सख्त और खुरदरे रिश्ते की बुनियाद रख दी थी, उससे कैसे उम्मीद रखूं? और फिर उसने दिल में पक्का तहैया कर लिया। ठीक है भैया, आप लोग आ जाएं, मैं आपके साथ आपकी तरफ चली जाऊंगी। रात को जब उसने मोइस के आगे मसला रखा, वो ऐसे हंसा जैसे उसने कोई लतीफ़ा सुनाया हो। उसे आज पहली बार दिल भर आने की बजाय गुस्सा आया। क्या हुआ? भाभी भैया दूर चले गए हैं तो मुझे भी तो मिलने जाना चाहिए। करीब थे तो जाने में मज़ा भी नहीं आता था, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं महसूस होती थी। बच्चे भी उकता कर कहते थे कहीं दूर चले ना अम्मी। सब बच्चे घूमने फिरने छुट्टियां मनाने नाना नानी के यहाँ कहीं दूर जाते हैं, हमारे तो लगता है कोई रिश्तेदार ही नहीं। अब जब ऐसी सिचुएशन दरपेश आ ही गई है तो मैं बच्चों को घुमा ही लाऊं। हुस्नारा सचमुच बहुत उखड़ सी गई थी। मुइज़ उस्मानी देखता रह गया। उसके तो वहमो गुमा में भी नहीं था कि ये अंदर से इतनी भरी हुई है। मैं कब मना कर रहा हूँ तुम्हें? तो फिर आपको हंसी क्यों आई? लाल भभोका चेहरे के साथ उसने पूछा। 10 साल बाद तुम्हारी पहली रुखसती पर पहली बार भैया लेने के लिए आ रहे हैं, खूब इंजॉय करना। अभी तो खैर बच्चों की छुट्टियां हैं, वरना मशवरा देता महीना 2 महीने की छुट्टियां ले लो। ना पहले तुम्हारे कहीं आने जाने पर पाबंदी लगाई, ना अब लगाऊंगा। पर जो कट चुके हैं मेरे अब आपको मुझसे क्या खतरा लाहक हो सकता है? दिल में सोच के रह गई। छुट्टियां नहीं भी होती ना तो मैं ले लेती, बच्चों का भले साल ज़ाया होता। कौन सा भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, दिल की हसरत तो मिटा लेती इस घर से दूर जाकर। तुम साल भर रह लेना, सारी कमी पूरी कर लेना, सारी ख्वाहिशें भी मिटा लेना। बच्चों की पढ़ाई की फिक्र मत करो, सभी तालीमी अखराजात का नुकसान मैं उठा लूँगा, तुम्हें कभी बावर नहीं कराऊंगा। बेहद संजीदगी से उसे यकीन दिला रहा था मोइस। एक कोहर सी दिल पे छाए जा रही थी। उन दोनों के रिश्ते की हद क्या यहीं तक है? इस रिश्ते को क्या मोहब्बत का नाम कभी नहीं मिल सकेगा?
बेफिक्र रहें, इतनी जल्दी आऊँगी भी नहीं। बेहद टूटे दिल के साथ उसने बस इतना ही कहा, करवट बदल के सो गई। और फिर अगले दिन भैया भाभी के साथ वो उनके घर चली आई, जहाँ नफासत नज़ाकत कदम कदम पे बिखरी हुई थी। उनका गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ घर बहुत खूबसूरत था। 4 कमरे, छोटा सा फूलों और सब्ज पौधों से सजा हुआ लॉन, किचन, बाथ, सब कुछ काबिल सताइश था। अच्छा हुआ आप लोगों को ये खुशगवार तब्दीली तो नसीब हुई, वरना हम जैसों की ज़िंदगी तो जैसी शुरू होती है वैसी ही ख़त्म भी हो जाया करती है। कोई चार्म, कोई नया इजाफा कुछ भी नहीं होता गरीबों की ज़िंदगी में। बस खा लो, पी लो, सो जाओ, सुबह उठो, काम करो, जहाँ पैदा हुए वहीं मर गए। बरसों का दुख आज उसकी ज़ुबान पे आने लगा। क्या हो गया है? ये मरने जीने की बातें ख़त्म करो, आज जल्दी सो जाओ, कल कहीं घूमने फिरने जाना है, फैसला सुबह करेंगे। भाभी ने उसे प्यार से घुरका। सफ़ेद पोश इंसान की ज़िंदगी पे जमूद तारी कर देती है। गरीब लोग जाने क्यों बेजार भी होते हैं। इस हकीकत को उसने बहुत पहले महसूस कर लिया था। और जब बेरंग बेकैफ एहसासात वाला हम सफ़र मिल जाए तो ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाती है, किसी घुन लगी लकड़ी की तरह। कितनी बेफिक्री से मोइज़ उस्मानी सुबह उठकर भैया भाभी से मिलकर अपने काम पे चला गया था। कोई एक जुमला भी बेताबी का या इजहार का उसके आंचल के पल्लू से नहीं बांधा था कि जल्दी आ जाना, रात की बातें तो मजाक थी, तुम सीरियस मत लेना। वो जी उठती। जिंदगी के इस थका देने वाले सफ़र में बस एक मोतबर एहसास तो होता उसके पास कि वो भी किसी की मोहब्बतों के हसार में है, या किसी की चाहत भरी निगाहें उसका इंतज़ार कर रही होंगी। ये कुछ भी तो ज़्यादा राह ना था उसके पास। हाँ, हिदायत का एक जुमला जाते जाते उसकी समाज से टकराया था, बच्चों का ख्याल रखना। वहाँ सुबह से रात तक बच्चों की जिम्मेदारियों को निपटाती हुई औरत से यह फिक्रा कहना बहुत ज़रूरी था, जैसे उसके लिए तुम्हारे एहसासात तुम्हारी तरह बंजर और खोखले हैं मोइज़ उस्मानी, तुम तो हमसफरी के काबिल ही नहीं थे। आज रात भी कितने ही आंसू उसके तकिए में जज्ब हो गए थे। 10 सालों में ये पहली रात थी जब अपने घर से निकली थी। सफ़ी और मशल तो भैया के दोनों बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे बरसों के बिछड़े दोस्त। भाभी इन्होंने बेहद घुमाया फिराया। रोज़ कहीं ना कहीं आउटिंग का प्रोग्राम बन जाता। कभी भैया साथ होते तो कभी नहीं। साहिल समंदर पर, शॉपिंग मॉल में, पार्कों में शादीशुदा जोड़ों को इकट्ठे बेफिक्री से सरशारी से घूमते देखकर उसे मोइज़ याद आ जाता। हसरत ही रही कि कभी वो दोनों भी इकट्ठे निकलते। उधर उसके देवर मुनीब ने तो आने वाले मुस्तकबिल की अभी से प्लानिंग शुरू कर दी थी। शादी का पहला साल तो सिर्फ घूमने फिरने में गुजरेगा भाभी, आपने और अम्मा ने कोई रोक टोक नहीं करनी, वो मुस्कुराती। और दूसरा साल, वो पूछती। दूसरे साल वो मीठे में हाथ डालेगी, जिसे हांडी छुआई कहते हैं, वो मुस्कुराता। और तीसरे साल अंडा फ्राई करेगी, चौथे साल चाय बनाएगी, 5वें साल वो उसे मजीद छेड़ती। अरे मेरे प्यारे देवर, तुम्हारी हर खुशी में शरीक रहूंगी मैं, बेफिक्र रहो, खुदा तुम्हारे नसीब की खुशियों को दुगना तिगना करे। वो सोचती अपने नातमाम हसरतों के फूल किसी और झोली में खिलते देखकर ही वो खुश हो लेगी। मुनीब का चेहरा दोनों हाथों में लेकर दुआ देती तो वो मस्त होकर गुनगुनाते हुए बाहर निकल जाता। हुस्नारा के दिल का कोरा कागज तो आज 10 साल बाद भी बिल्कुल खाली था। उस पे मोइज़ उस्मानी की मोहब्बतों की कोई दास्तां रकम ना हो सकी थी। कितना वो याद आता था, लेकिन शायद मोइज़ को गुमान ना होगा कि कोई कैसे उसके लिए बेकरार है। 10 सालों से उसे मोइज़ को देखने की इतनी आदत हो गई थी कि अब वो नजर नहीं आ रहा था तो दिल के हर कोने से हुक उठती थी। कितनी बेहिसी से कह दिया था उसने, साल भर रह जाना, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अभी तो सिर्फ 10 दिन हुए थे। दिल को मजबूत करना चाहा और वो सोचती, क्या मोहब्बत का जज्बा सिर्फ औरत के दिल में परवान चढ़ता है? अगर यही होता तो मुनीब की चाहत एक अनदेखी शरीके हयात के लिए फिर क्या थी? समंदर से कहीं गहरी, सितारों से सवा रोशन, पहाड़ों की तरह कायम, हवाओं की तरह दायम, जमी से आसमां तक जिस कदर अच्छे मनाजिर हैं, मोहब्बत के कनाए हैं, वफा के इस्तियारे हैं, हमारे वास्ते ये चांदनी रातें संवरती हैं, सुनहरा दिन निकलता है। मोहब्बत जिस तरफ जाए ज़माना साथ चलता है। कुछ ऐसी बेसकूनी है वफा की सरजमीनों में कि जो अहले मोहब्बत को सदा बेचैन रखती है, कि जैसे फूल में खुशबू, कि जैसे हाथ में पारा, कि जैसे शाम का तारा। और फिर भाभी की तरफ आए। उसे वो 13वां दिन था जब उसकी सालगिरह थी। उसे तो याद भी नहीं था, भाभी ने ही सुबह याद दिलाया। वो भी उनकी याददाश्त पे बड़ी हैरान हुई। आपको याद है भाभी आज का दिन? क्यों पहले कभी याद नहीं रखा क्या? उन्होंने मसनूई खफगी से घूरा। ये बात तो हमेशा से थी। वो उसका ससुराल में ही गिफ्ट लिए पहुंच जाती
اور بھیا کا لایا ہوا کیک بھی کٹتا. سب شریک ہو جاتے. موئز یوں حیران ہوتا جیسے کوئی انوکھا کارنامہ ہو رہا ہو، جبکہ بھابھی بھیا کا خیال تھا کہ ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھی محروم ہو جائیں گے تو زندگی میں یاد رکھنے کو اور ایک دوسرے کو اہمیت کا احساس دلانے کو ہمارے پاس کیا باقی رہ جائے گا. جبکہ شادی کے بعد وہ اکثر بھابھی کی سالگرہ کا دن بھول جایا کرتی، جس پہ بھابھی بالکل برا نہیں مانتی تھی. اس میں تمہارا قصور نہیں بیٹا، تمہارے ماحول کی کرم فرمائیاں ہیں جہاں انسان سے وابستہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی قدر نہیں. تم بالکل پریشان مت ہوا کرو. اس کا گال تھپ تھپاتی بڑے رسان سے بھابھی سے سمجھاتی. کن سوچوں میں گم ہو گئی. بھابھی نے اس کی ایک زاویے پہ مرتکز نگاہوں کو دیکھ کر ٹوکا. کچھ نہیں، تمہارے بھیا شام کو کیک لائیں گے، اس کے بعد ہم رات کا کھانا باہر کھائیں گے اور تمہاری پسند کا گفٹ لے کر دیں گے. چھوڑے نا بھابھی، محبت کے اب ایسے اظہار کی اسے عادت نہ رہی تھی. احساس تشکر سے آنکھیں بھیگ گئیں. اب ہم بچوں کی خوشیاں منائیں گے نا، ہم تو بڑے ہو گئے. بھیگی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی. محبتوں کے آگے کچھ بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، سو اس سلسلے کو چلنے دو. دل پر چھائے خوشی اور غم کے موسم سمیت شام بھی آ گئی. بھابھی نے کمرہ ڈیکوریٹ کیا تھا. چاروں بچوں کو بڑے اچھے کپڑے پہنائے. خود اسے بھی زبردستی گرین نیٹ کا سوٹ پہننے کو دیا جس پہ گرین نگ جھلملا رہے تھے، ساتھ ہی نازک سے گرین نگوں والے بندے. وہ ہمیشہ کی طرح نازک اور خوبصورت لگ رہی تھی. پتہ ہے حسن، میں لڑکا ہوتی نہ تو تم سے شادی کرتی. بھابھی نے نظروں ہی نظروں میں اس کی بلائیں لی. اس کی ہنسی چھوٹ گئی. یہ کیا بات ہوئی بھابھی؟ بھائی میں بہت حسن پرست ہوں، عملاً بھی مزاجن بھی. افسوس کہ تمہارے نا قدرے میاں کو ہی تمہاری خوبصورتی کا احساس نہیں. اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھا گئی، آنکھیں ویراں ہو گئی. تمہارے اندر کس چیز کی کمی ہے حسن؟ قصور ہمارا بھی ہے کہ تم جیسے ہیرے کو پتھروں کے دیس روانہ کر دیا، جہاں احساس نام کی کوئی شے ہی نہیں، جہاں کوئی انسان اپنی ذات کے فخر میں اس برے طریقے سے مبتلا ہونا بھابھی، وہاں کسی چیز کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہوتا. محبت صرف خوبصورت چہروں سے ہی تو نہیں کی جاتی نا بھابھی. یہ تو ایک ایسا جذبہ ہے جو خدا کسی عام شکل و صورت والے کے لیے بھی کسی کے دل میں ڈال سکتا ہے. موئز کو تو یہی بہت فخر ہے کہ عورت ذات ان کی شخصیت میں دراڑ نہیں ڈال سکتی، اس لیے انہوں نے کبھی شاید مجھے آنکھ بھر کے دیکھا بھی نہیں. آج پہلی مرتبہ دل کھول کر اس نے ان کے سامنے رکھ دیا. اور بعض اوقات نا انسان کو اس کا یہی غرور اور بے نیازی لے ڈوبتی ہے. اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو انسانوں سے محبت کے لیے بنایا ہے، نہ کہ بے نیازی اور غرور کے مظاہرے کرنے کے لیے. بے نیازی تو اللہ کی شان ہے. باقی تم اداس مت ہو، اٹھو، تمہارے بھیا آنے والے ہوں گے. تمہارا یہ ستا ہوا چہرہ دیکھیں گے تو مجھ سے ہی وجہ پوچھیں گے. بھابھی حقیقتاً اسے اس دن اداس نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے موڈ خوشگوار کرنے کی کوشش میں لگ گئی. ساتھ ان کے دل میں اس کے لیے صرف دعاؤں کے پھول کھل رہے تھے کہ ان کی اتنی خوبصورت سی نند کی زندگی حقیقتی مسرتوں سے اب تک محروم تھی. اس لیے وہ اس کا دل بہلانے کے لیے ہمہ وقت تگودوں میں لگی رہتی تھی. بھیا مغرب کے بعد آتے تھے، مگر مغرب سے پہلے ڈور بیل ہوئی تو وہ اٹھنے لگی. بھابھی کچن سے نکل آئیں. تم بیٹھو، تمہارے بھیا ہوں گے. آج چہیتی بہن کی سالگرہ ہے نا، اس سے جلدی آگے ہوں گے. میں دروازہ کھولتی ہوں. دروازہ کھلتے ہی بھیا کی آواز تو نہیں، لیکن ایک شناسا سی مردانہ آواز تھی. کچھ ہی دیر میں بھابھی مسکراتے ہوئے اندر آ رہی تھی اور پیچھے اس کی نظریں جیسے بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہوئی. کس وقت کی دعا کی قبولیت تھی اس کی آمد، وہ سمجھ نہ سکی. وہ دشمن جاں مسکراتا اس کے سامنے کھڑا تھا. بچے جانے کہاں سے آ کے اس سے لپٹ گئے تھے. آپ، منہ سے نکلا. دل میں سوچا بچوں سے ملنے کی تڑپ جاگ گئی ہوگی. کیوں یقین نہیں آ رہا. وہ بچوں کو پیار کرنے میں لگا رہا تو حسنارا کچن میں آ گئی. دل عجیب ہی تال پہ دھڑک رہا تھا، لیکن اتنی جلدی اس کے سامنے موم نہیں ہونا چاہتی تھی. تم یہاں کیوں آ گئی؟ چلو کمرے میں بچوں کو لے کے ذرا قریبی جنرل سٹور جا رہی ہوں. کچن کا کام تقریباً مکمل ہے. بچوں کو کیچپ اور چاکلیٹ وغیرہ دلانے ہیں. موئز کو جانے مت دینا. صاف لگ رہا تھا بھابھی گھر اس کے لیے خالی کرنا چاہ رہی تھی. اتنے رومانٹک نہیں ہے موئز کہ آپ باہر جانے کے بہانے تلاش کریں. بچوں کے لیے آئے ہیں، آپ انہیں ہی لے کے جا رہی ہیں. ایسی بات نہیں، مجھے واقعی کچھ چیزیں لینی ہیں، ابھی فوراً آ جاؤں گی. چلو بچوں. سفیر، عمل، شاذب، وہ آوازیں دیتی نکل گئی. بچے بھی چیز کے لالچ میں ساتھ ہو لیے. اب موئز عثمانی کے ساتھ تنہا اس کمرے میں بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا. حیرت تو اس بات پہ تھی کہ وہ ان 13 دنوں میں اسے کسی طرح بھی یاد آئی تو کیسے، اور اگر اس کی آمد یا یاد کا کمال نہیں تو پھر وہ کیوں آیا. کیسی ہیں اماں، منیب اور باقی سب لوگ؟ اس کی پرشوق نگاہوں سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی حسنارا کو. سب ٹھیک ٹھاک ہیں. وہ لوگ تمہیں اتنا یاد کر رہے ہیں اور تم ہو کہ مزے سے یہاں سالگرہ منانے کی فل تیاری میں ہو. اپنے اتنے سجے سمرے روپ سے ایک دم اسے خود بھی شرمندگی ہونے لگی. کیوں، کوئی کام تھا مجھ سے؟
वो अचानक ही तल्ख हो गई। मुनीब के लिए लड़की देखने जाना था क्या? दिल जख्मी हो गया तो लहजे में भी शायद उसकी छलक आ गई। पता नहीं आप मोहब्बत और याद जैसे अनमोल लफ्जों को अपने मुंह से निकाल के इतना सतही क्यों कर रहे हैं? यूं ही कह दें तुम्हारी जरूरत थी, कोई गर्दन पे छुरी तो नहीं फेर देगा सच बोलने से। अच्छा तो हुस्नारा बेगम, क्या सारी जरूरतें तुमसे ही जुड़ी हुई हैं? तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हो सकता? लफ्ज में हैरत थी। क्या मुनीब के लिए लड़की तुम्हारे बगैर नहीं देखी जा सकेगी? और हुस्नारा जख्मी मुस्कुराहट लिए मुड़ी, जैसे कह रही हो आ गए ना अपनी असलियत पे। क्यों नहीं, फिर भी एक खानापुरी के लिए आपके साथ एक बीवी की तो ज़रूरत होगी, शायद इसलिए। हाँ अब सही जगह पहुंची हो। मुनीब की शादी तो तुम्हारे बगैर भी हो जाएगी, लेकिन ये खानापुरी वाली बात बिल्कुल ठीक है। मेरे दिल का खाना तो तुम्हारे बिना खाली रह जाएगा। तुम्हारे बिना कैसा अधूरापन है। कहीं अतराफ एकदम कलियां चटकने की आवाज़ आई थी। वो हैरत में ही गोताजन हो गई कि दो मजबूत हाथों की गिरफ्त में उसका वजूद आ गया। वो पलटी, मोइस के चेहरे का इत्मीनान और आंखों में रत जगहों की गवाही उसे बहुत कुछ समझा रही थी कि वो अपना आप मनवा चुकी है। बहुत अकड़ कर तुमसे कह दिया था कि साल भर रह लेना, तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। बात सिर्फ इतनी सी है मेरी क्यूट सी हमसफ़र कि तुम्हारी जुदाई के मज़े से वाकिफ़ ही नहीं था। तुम्हारी 10 साल की रफ़ाकत का नशा तुम्हारी 13 दिन की जुदाई नहीं तोड़ दिया। हुस्नारा हैरत भरी आंखों समेत उसे देखी जा रही थी। यहाँ मैं किसी से मिलने नहीं आया, तुम्हें लेने आया हूँ। क्या? अब तो पलकों पे ठहरे मोती भी फिसल पड़े थे, हैरत से भी खुशी से भी। तुम्हारी खामोश मोहब्बत ने खुद को मनवा लिया है। अम्मा भी उठते बैठते तुम्हें याद करती हैं, इतना कभी उन्होंने अपनी बेटियों को भी याद नहीं किया होगा। मुनीब तुम्हारी ही आवाज़ लगाता आता है और तुम्हें ना पाके चिढ़ के बाहर निकल जाता है। मोहब्बत की ये किस्म बिल्कुल भी सतही नहीं हुस्न, बहुत नायाब है। और रह गई मेरे दिल की बात, तो जुदाई की पहली रात ही पता चल गया था कि दिल की सल्तनत मलका के बगैर कितनी उदास और सुनी है। गंभीर खूबसूरत लहजे का उतार चढ़ाव उसे कितना मोतबर कर गया। ये सच है, अगर तुम्हें भाभी मुझसे जुदा नहीं करती तो तुम्हारी कीमत का एहसास शायद मुझे अभी भी नहीं होता। जिस वक्त मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं थी उस वक्त की बात कुछ और थी, लेकिन अब आकर जुदा होगी तो ज़िंदगी बेकार बेमायनी हो जाएगी। वो मजबूत मर्द उसके सामने कैसे कतरा कतरा पिघल रहा था। खुदा ने इसके सब्र का कितना बड़ा इनाम दिया है। लोहे जैसे मर्द को रुई बनाकर हाथ में थमा दिया। कितनी मोतबर हो रही थी हुस्नारा की ज़ात। हर काम में खुदा की कोई ना कोई मसलहत ही होती है। भाभी ने उसे मोइस से जुदा करके उसकी अहमियत का एहसास उसे दिला दिया था। घर तुम्हारे बगैर खंडर लग रहा है। जो इंतज़ाम तुमने इतनी खुशीसलूबी से संभाला हुआ था उसमें हुस्न नहीं रहा। उस घर के कोने कोने में तुम्हारा सहर फूटा पड़ा था जो तुम बिन डसने को आ रहा है। ये सारे जुमले, सारे तारीफी जुमले, उसकी ज़ात की सेहराबंदी क्या आज के लिए ही संभाल कर रखे गए थे? इससे पहले कि सब आ जाए मुझे जवाब दे दो जल्दी। कैसा जवाब? मुसर्रत से चेहरा गुलाबी हो रहा था। आज का जन्मदिन उसके लिए बहुत ख़ास था। चलोगी ना मेरे साथ? केक काटने के बाद सामान पैक कर लेना, गिफ्ट रास्ते से खरीदेंगे। आपको याद था ये दिन? पुरशौक लहजे में बस इतना ही कहा। हाँ भाभी भैया हर साल इस दिन आकर जहन में तारीख फीट कर गए हैं। भाई अब जब तुम नहीं थी तो हर चीज़ याद आकर दिल को बेकल कर रही थी। तुमसे वाबस्ता एक एक शय को मैंने याद किया। हुस्नारा मान गई थी कि मोइस के दिल में उसकी जो कदर अब पैदा हुई है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकेगी। चलो सामान पैक करें। कितना इसरार और कितनी उजलत थी उसके लहजे में। नहीं प्लीज़ ऐसे नहीं। उसने मुल्तजी निगाहों से उसे देखा। मुझे भी अपना घर याद आ रहा है। मैंने ज़िंदगी के 10 साल वहाँ गुजारे हैं। एक रात के लिए भी कभी घर से अलग नहीं हुई थी। लेकिन भाभी भैया की बेलोस और बेपाया मोहब्बतों को मैं इतना अर्जा नहीं करूँगी जो बहुत मान से मुझे यहाँ ले आए हैं। मैं अचानक इस तरह आपके साथ चली जाऊँगी तो उनके जज्बात को ठेस पहुँचेगी। आपका मेरी मोहब्बत में यहाँ आ जाना, वो भी इतनी जल्दी। शायद भाभी भैया इसी दिन के इंतज़ार में थे, लेकिन उनकी मोहब्बतों का कुछ हक मुझ पे भी है। मुझे कुछ दिन और रहने दे, फिर ये लोग मुझे छोड़ आएंगे। जिस मान से लाए हैं उसी मान के साथ। कुछ भरम रहने दे इनके एहसासात का। बात तुम्हारी दुरुस्त है, लेकिन हुस्न, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकोगी इस बात का कि मैं और मेरे घर के मकीन किस शिद्दत से तुम्हारी राह देख रहे हैं। जज्बात से बोझल जुमलों का सहर उस पर भी तारी होने लगा था जब मोइस ने अपनी मोहब्बत की तरह तरोताज़ा और महकते गजरे हुस्न के हाथों में पहनाए और उन दोनों पे तारी सहर भाभी की आवाज़ से टूटा। मोइस उस्मानी, थोड़े दिन ठहर जाएं, जुदाई के कुछ मज़े चखें। बहुत देर से दोनों की ड्रामेबाजियाँ देख रही हूँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो एंट्री दे दी। इतनी जल्दी मैं अपनी नंद को छोड़ने वाली नहीं हूँ।
वाह, मोहब्बत का एहसास 10 साल बाद हुआ तो इसकी कुछ सजा भी भुगतें। भाभी प्लीज। मोइज ने सर खुजाया, जबकि वो खजल सी होकर 9-2-11 हो गई। भाभी और मोइज ने मजीद क्या बात हुई, इससे उसे कोई सरोकार न था। उसके तो चार तरफ फूल चटकने लगे थे। मोहब्बत के मुसाफिर जिंदगी जब काट चुकते हैं, थकन की किरचियाँ चुनते, वफा की अजरकें पहने, तो कोई डूबती सांसों की डोरी थाम कर धीरे से कहता है, ये सच है ना, हमारी जिंदगी एक दूसरे के नाम लिखी थी। धुंधलका सा जो आंखों के करीबो दूर फैला है, उसी का नाम चाहत है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है।